हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2025 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, साइंस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल, वहाँ प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2025 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, साइंस, मिसलेनियस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। पीडीएफ आपका दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। आपके एग्जाम में यहाँ से जो 25 क्वेश्चन यानी कि 75 नंबर का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा यानी कि परंपरागत सामान्य ज्ञान। आपके जीएस यानी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। पूरा आपका साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर व करंट अफेयर्स। आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। एक सफिशियंट पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ है दोस्तों आपके लिए, जो कि आपको आपके एग्जाम में कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिला सकता है। 100 रुपीज इस पीडीएफ की पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर इस वैकेंसी का कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके के टॉपिक से। स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है, जनगणना 2011 यानी कि सेंसस 2011, जो कि आपका दोस्तों सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस दोस्तों आपके एग्जाम में किसी भी टेंट, किसी भी फॉर्मेट से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा जनगणना 2011। आप चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। हर फैक्ट, हर कंटेंट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में पूरे 25 क्वेश्चन, 75 नंबर का वेटेज है, जहाँ से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट है आपका, स्वीडन 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है। वह अमेरिका 1790 में दशकीय जनगणना की शुरुआत कराने वाला देश है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट है आपका, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना व स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त की बात की जाए तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे, और 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत देखी जाए तो 2200 करोड़ थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, 2001 से 2011 ईस्वी के बीच भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि देखी जाए तो 17.7% रही। इस फैक्ट को आप लोग रट के रखेंगे। आगे बढ़िएगा। 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत की जनसंख्या की वृद्धि ऋणात्मक रही। कितना? -0.31%। और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिस कारण 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष यानी कि ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ तक दोस्तों आपकी बेसिक चीजें थी। अब जनगणना 2011 से जो डाटा निकल के आया दोस्तों, उसको आप लोग क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट है,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या देखी जाए तो 1,21,08,54,977 है, यानी एक रूप में कहा जाए तो 121 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। अब इसमें दोस्तों पुरुषों की कुल जनसंख्या देखेंगे तो 62,37,24,248 है। व महिलाओं की संख्या देखी जाएगी तो 58,64,69,174 है। ध्यान रखेंगे। अब परसेंटेज में बात की जाए दोस्तों तो पुरुषों का परसेंट है 51.54% व महिलाओं का परसेंटेज है दोस्तों 48.46%। ध्यान रखेंगे। ऐसे कंटेंट है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में केवल पूछे नहीं जाएंगे, आप देखेंगे दोस्तों कंटिन्यू रिपीट होते रहेंगे। आगे बढ़िएगा। एक एक फैक्ट, एक एक कंटेंट को आपको अच्छे से क्लियर करके चलने हैं। अगला पॉइंट, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो 68.8% है। ध्यान रखेंगे। अब इसी चीज को दोस्तों आप लोग राज्य में देखिए किसमें सबसे ज्यादा है, किसमें कम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है, एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य वो सिक्किम है। ध्यान रखेंगे। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए जो भी डाटा उठाया जाएगा दोस्तों, सबसे पहले आप भारत के देखेंगे, उसके बाद में भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा है, किस में कब सबसे कम है, और क्रम से दोस्तों आप लोग केंद्र शासित प्रदेश में देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि दोस्तों क्रम से सारी डाटा आपको अच्छे से क्लियर हो सके। देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है, एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है। ध्यान रखेंगे। आप लोग आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य तो मेघालय है। कितना है यहाँ का 27.95%। एवं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य वो नागालैंड है। कितना यहाँ का -0.6%। अब यही चीजें आप केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादरा एवं नगर हवेली है। कितना है यहाँ का 55.9%। एवं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है। कितना यहाँ का 6.3%। ध्यान रखेंगे। आप लोग एक एक कंटेंट, एक एक फैक्ट दोस्तों आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर फैक्ट को आप लोगों को अच्छे से क्लियर करके चलने हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए। वो हर टॉपिक्स दोस्तों जहां से आपके एग्जाम में पूरे 25 क्वेश्चन 75 नंबर का वेटेज है, आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। अगला पॉइंट देखिएगा आप लोग, क्या है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब यही चीजें आप राज्य में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो बिहार है। कितना यहाँ का 1106। एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश है। कितना यहाँ का केवल 17। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है। कितना यहाँ का 11,320। एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कितना यहाँ का केवल 46। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात देखा जाए तो 943 है। अब आप लोग लिंगानुपात कंप्लीट करेंगे तो भारत का आप देख चुके हैं दोस्तों। अब सबसे पहले आप लोग राज्य में देखिए किसमें सबसे ज्यादा है, किसमें सबसे कम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य वो केरल है। कितना यहाँ का 1084। एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है। कितना यहाँ का 879। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो पुदुचेरी है। कितना यहाँ का 1037। एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दमन व दीव है। कितना यहाँ का केवल 618। ध्यान रखेंगे। आप लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एक एक नोट देख के दोस्तों आप लोग कंटेंट कंप्लीट करेंगे। यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है कि शिशु लिंगानुपात क्या होता है, लिटरेसी यानी कि साक्षरता किसे कहते हैं, तो ये भी दोस्तों आप लोग क्रम से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है हमारा, जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इसी आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या के अनुपात को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। यानी कि अब आप लोग दोस्तों शिशु लिंगानुपात कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले भारत का देखिए तो भारत का शिशु लिंगानुपात 919 है। ध्यान रखेंगे। अब राज्य में देखिए
तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश है, कितना यहाँ का 972। एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है, कितना यहाँ का 834। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कितना यहाँ का 968। एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है, कितना यहाँ का 871। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला नोट आपका क्या कह रहा है दोस्तों, 7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो वो साक्षर कहलाता है। यानी आप लोग दोस्तों साक्षरता लिटरेसी कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पहला पॉइंट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर तो 74 दोस्तों 04% है। इस फैक्ट को आप लोग रट के रखेंगे। अब इसमें पुरुषों की साक्षरता दर देखिए, तो पुरुषों की साक्षरता दर की बात की जाए तो 82.14% है। वह महिलाओं की साक्षरता दर देखी जाए तो 65.46% है। ध्यान रखेंगे। अब राज्य में देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य वो केरल है, कितना यहाँ का 94%। एवं न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य वो बिहार है, कितना यहाँ का 61.8%। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है, कितना यहाँ का 91.8%। एवं न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दादरा एवं नगर हवेली है, कितना यहाँ का 76.2%। ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट आपका क्या कह रहा है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य तो हिमाचल प्रदेश है। ध्यान रखेंगे। कितना यहाँ का टोटल 90%। एवं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य जो गोवा है, कितना का 37.8%। अब यही क्वेश्चन पलट के देखिए आप लोग क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य तो गोवा है, कितना यहाँ का 62.2%। एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य वो हिमाचल प्रदेश है, कितना यहाँ का केवल 10%। ध्यान रखेंगे। हर टेंट से दोस्तों हर फॉर्मेट से क्वेश्चन को मेंशन किया जाता है जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है, कितना है 97.5%। एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कितना यहाँ का 37.7%। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट आपका क्या कह रहा है दोस्तों, जनगणना 2011 से, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति यानी एससी की बात हो रही है दोस्तों की कुल संख्या सबसे पहले देखिए तो 20.14 करोड़ है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में ज्यादा है वो देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है। अब प्रतिशत में देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा यानी अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो पंजाब है, कितना यहाँ का 31.9%। ध्यान रखिएगा। इसी के साथ एक नोट देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी निवास नहीं करती है। ये भी आप लोग क्लियर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला डाटा आपका क्या कह रहा है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात हो रही है। सबसे पहले कुल संख्या देखिए तो 10.43 करोड़ है। आगे बढ़िए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो मध्य प्रदेश है। प्रतिशत में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है, कितना यहाँ का 94.8%। एक नोट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब हो गया, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ वहाँ पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी निवास नहीं करती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ तक दोस्तों जनगणना 2011 यानी संसद 2011 टॉपिक को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ से मिस ना हो। आगे बढ़िएगा दोस्तों, थोड़ा सा 2021 की जनगणना के बारे में बात होगी। हालांकि आप लोग जानते हैं अभी तक ये जनगणना हो नहीं पाई है, लेकिन कभी भी दोस्तों करवाई जाएगी तो 2021 की जनगणना के नाम से ही जानी जाएगी। संभावित दोस्तों की 2026 में करवा ली जाएगी। इससे जुड़े जो फैक्ट हैं आप देख लीजिए दोस्तों। 2021 की जो जनगणना होगी वो भारत की 16वीं जनगणना होगी और इसके जनगणना आयुक्त रहेंगे श्री विवेक जोशी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 2021 की जनगणना का आदर्श वाक्य रखा गया है दोस्तों, जन भागीदारी से जन कल्याण।
और जो 2021 की जनगणना होगी दोस्तों वो भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना कराई जाएगी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है, जहां पर आप जुड़कर इस वैकेंसी का कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के लिए टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया? पंचवर्षीय योजना से। आपका सुपर टॉपिक दोस्तों, आपके एग्जाम्स में कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट निकलते हैं, बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से कंप्लीट करके चलते हैं, यकीन कीजिएगा दोस्तों कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके एग्जाम में आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में शुरू हुई थी। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की उदाहरणा पेश की गई थी और भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। वह पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का है। अब चूंकि दोस्तों प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग की भी बात हुई है, तो यहाँ से भी बहुत सारे कंटेंट निकलते हैं, आप कंप्लीट कीजिए। बात की जाए योजना आयोग की स्थापना का दोस्तों, तो इसका गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था दोस्तों यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यानी कि योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, योजना आयोग से जुड़े बेसिक चीजें देखिए। तो दोस्तों योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाने का काम करती थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के संसाधनों का सही उपयोग करके जीवन स्तर में सुधार करना, उत्पादन बढ़ाना और रोजगार के अवसर प्रदान करना था। 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अब नीति आयोग की भी बात हुई दोस्तों, तो यहाँ से भी क्वेश्चन मोस्ट वन निकलते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बात की जाए नीति आयोग की स्थापना की दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसके प्रथम उपाध्यक्ष की बात की जाए तो अरविंद पनगड़िया थे। वह प्रथम सीईओ अमिताभ कांत थे। वर्तमान उपाध्यक्ष की बात की जाए तो श्री सुमन बेरी हैं। वह वर्तमान सीईओ दोस्तों श्री विव्या सुब्रमण्यम है। ध्यान रखेंगे। एवं अध्यक्ष की बात की जाए दोस्तों तो प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही इनके अध्यक्ष माने जाते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, नीति आयोग से जुड़े बेसिक क्वेश्चन आप लोग देखिए दोस्तों। पुनः हम लोग पंचवर्षीय योजना की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, नीति आयोग जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भी कहा जाता है, भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। ये भी बार बार पूछाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया था। नीति आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकारों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करना है ताकि देश में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब दोस्तों आपकी पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट होती हैं। देखिएगा, पॉइंट है हमारा भारत की पंचवर्षीय योजना। स्टार्ट करते हम लोग। बात की जाए दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। मॉडल की बात की जाए तो हेरा डोमर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका कृषि विकास। नोट देखिए, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना। ध्यान रखेंगे, डाकले क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि ये योजनाएं किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों स्टार्ट की गई थी या संचालित की गई थी दोस्तों, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की ओर।
बात की जाए दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, तो इसकी समयावधि थी 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। मॉडल की बात की जाए तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका औद्योगिक विकास। नोट देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे राउरकेला, भिलाई व दुर्गापुर क्रमशः लगा हुआ, जरूर ध्यान रखेंगे, जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए। व द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग तृतीय पंचवर्षीय योजना की ओर। देखिएगा, बात की जाए दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना की, मुख्य उद्देश्य था इसका आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। अब यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन निकलते हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट, तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, इसलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है। यही क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966। अगला पॉइंट, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश कब कब 1966 से 67, 1967 से 68 और 1968 से 69 की घोषणा करनी पड़ी। और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई, ध्यान रखेंगे। वह हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा चौथी पंचवर्षीय योजना की ओर। बात की जाए दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना की, समयावधि थी इसकी 1969 से लेकर 1974। मॉडल की बात की जाए तो डी आर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन सुपर निकलते हैं। पहला देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। वह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी, तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। ऐसे कंटेंट है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम्स में कंटिन्यू बनते रहेंगे। आगे देखिएगा, बात की जाएगी दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना की, तो समयावधि थी इसकी 1974 से लेकर 1979। मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन सुपर निकलते हैं। पहला देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना है, हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं। वह कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी, तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा छठी पंचवर्षीय योजना की ओर। बात की जाए दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना की, तो समयावधि थी इसकी 1980 से लेकर 1985। मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। अब पहला पॉइंट देखिएगा यहाँ से, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, तो छठी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। वह इस योजना में विकास के दोस्तों नेहरू मॉडल को अपनाया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति की सिफारिश पर कब 1982 में किया राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे। अब नाबार्ड का पूरा नाम भी देख लीजिए, यहीं पे दोस्तों क्वेश्चन बनता है। तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना की ओर। बात की जाए दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना की, तो समयावधि थी इसकी 1985 से लेकर 1990। मुख्य उद्देश्य था इसका रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए दोस्तों समयावधि थी इसकी 1992 से 1997। मॉडल की बात की जाए तो जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका मानव संसाधन का विकास, ध्यान रखेंगे। नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए समयावधि थी इसकी 1997 से 2002। मुख्य उद्देश्य था इसका न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए दोस्तों समयावधि थी इसकी 2002 से 2007। मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए दोस्तों समयावधि थी इसकी 2007 से 2012। मुख्य उद्देश्य था इसका तीव्रतम एवं समावेशी विकास। व लास्ट यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो समयावधि थी इसकी 2012 से 2017 और मुख्य उद्देश्य था इसका तीव्र समावेशी और सतत विकास, ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आप लोग जानते हैं दोस्तों पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई। उसके स्थान पे दोस्तों 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग का गठन कर दिया गया, जिसके बारे में बेसिक से लेकर सब कुछ दोस्तों आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर कर चुके हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया? करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? पंचायती राज व्यवस्था से। ये भी आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट कंटेंट यहाँ से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया? करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा पंचायती राज व्यवस्था। अब चलिए दोस्तों इस सेट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी। ये भी बार बार पूछा आता है। अब आप लोग जानते हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। कंप्लीट कीजिए। पॉइंट हमारा, पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर दोस्तों जिला पंचायत। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अब यहाँ से दोस्तों आप लोगों को एक एक कंटेंट अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। वह पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ की गई थी। आगे बढ़ेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव सर्वप्रथम दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है और इसमें दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के लिए 29 कार्यों को शामिल किया गया है। वह लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। सब कुछ आप अच्छे से क्लियर करके चलेंगे। आगे बढ़िएगा। अब सबसे पहले आप लोग यहाँ से 4 क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। पहला पॉइंट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 4 में है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में। और पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची का विषय ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी जितनी भी दोस्तों समितियों का गठन किया गया था, अलग अलग ट्रेंड से आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं, इसको भी आप लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पॉइंट हमारा, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियां। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए हनुमंत राव समिति दोस्तों, जो कि इसी से रिलेटेड है, 1983 में गठित हुई। जी.बी.के. राव समिति दोस्तों 1985 में गठित हुई। एल.एम. सिंघवी समिति दोस्तों 1986 में गठित हुई। बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों 1957 में गठित हुई। अशोक मेहता समिति दोस्तों 1970 में गठित हुई। और थुंगन समिति दोस्तों 1989 में गठित की गई। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। थोड़े से क्वेश्चन यहाँ से और कंप्लीट कीजिए दोस्तों, ताकि टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो सके। पहला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। आगे बढ़ेंगे। कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी? तो राज्य निर्वाचन आयोग। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो ये अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे। ये टॉपिक आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्ययंत्र। आपका सुपर टॉपिक कंटिन्यू आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई। जब चाहे दोस्तों 2 मिनट में इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्ययंत्र। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ खां। 5 नाम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये तबला वादक है। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर, बिलायत खान, निखिल बनर्जी, बंदी हसन और दोस्तों शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे। पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये सितार वादक हैं। यही वजह दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीजें एक साथ कंप्लीट कभी नहीं हो सकती। आगे बढ़िएगा। हरप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी। केवल 4 नाम ध्यान रखेंगे। चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बांसुरी वादक हैं। और 4 ही नाम, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां, जो कि सरोद वादक हैं। आगे बढ़िएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, दयाशंकर जगन्नाथ और हरि सिंह। केवल 3 नाम शहनाई वादक हैं। और 3 ही नाम, गोविंद स्वामी पिल्लई,
एल सुब्रमण्यम और विष्णु गोविंद जोग जो कि वायलिन से रिलेटेड हैं। अब दो नाम उस्ताद रहमान खान और गोपाल दास जो कि पखावत से हैं। दो ही नाम टीबी गोपाल कृष्णन और जगदीश सिंह जो कि मृदंग से हैं। दो ही नाम शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी संतूर से हैं। और दो ही नाम दोस्तों एस बालचंद्रन और असद अली खान जो कि रुद्र वीणा से हैं। आप केवल एक नाम नीरू स्वामी पिल्लई जो कि नादस्वरम से, एक ही नाम यू श्रीनिवासन जो कि मैंडोलिन से हैं, ध्यान रखेंगे। थोड़ा और है दोस्तों, देख लेते हैं। लास्ट है आपका अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से हैं। अच्छे से हर फैक्ट को आप लोगों को यहाँ तक कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया? भारत के जो प्रमुख दोस्तों शोध संस्थान हैं, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि ये कहाँ पे स्थित है। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को रिवाइज करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख शोध संस्थान। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब एक तरफ इसमें भारत के प्रमुख शोध संस्थान के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं, यानी कि ये कहाँ पे स्थित है। बात की जाए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की जो कि कटक में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान दोस्तों लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये देहरादून में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में स्थित है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग दोस्तों ये देहरादून में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में स्थित है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान ये मुंबई में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, भारतीय खगोल संस्थान जो कि बेंगलुरु में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस दोस्तों ये नासिक रोड पुणे में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र दोस्तों लखनऊ में स्थित है। लास्ट है कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो कि हैदराबाद में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी पुरस्कार दोस्तों सम्मान है तथा संबंधित क्षेत्र डॉक्टर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था, अस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था, चमेली देवी पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था, बोरलाग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था। तो जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तथा संबंधित क्षेत्र। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा अब एक तरफ दोस्तों इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी पुरस्कार एवं सम्मान है तथा संबंधित क्षेत्र के। देखिएगा तो एक तरफ इसमें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों नोबेल पुरस्कार की, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इनके नाम है साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र एवं शांति। इन 6 क्षेत्रों के नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन का ट्रेंड अगर चेंज कर दिया है, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ऐसे में अगर आप 6 क्षेत्रों के नाम याद नहीं रखते तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया था, अस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया था, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया था, बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया था, ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों ये संगीत के क्षेत्र में दिया था है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं।
अगला है दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि सरकारी सेवा हो गया, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य तथा संचार व अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है। और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार दोस्तों, ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। ये थे दोस्तों आपके अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार, सम्मान व संबंधित क्षेत्र जिनको आप लोगों ने कंप्लीट किए हैं। आगे बढ़िएगा। अब राष्ट्रीय लेवल पे दोस्तों जितने भी पुरस्कार व सम्मान संबंधित क्षेत्र हैं आप अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिएगा, एक तरफ राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों भारत रत्न की, तो कला हो गया, साहित्य, विज्ञान, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान संगीत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान दोस्तों ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार दोस्तों सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलाग पुरस्कार दोस्तों थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि नॉर्मली बोरलाग कौन थे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसी के पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। और लास्ट है दोस्तों आपका गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार, जो कि सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया था। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक क्लियर करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया दोस्तों? महापुरुष जितनी भी दोस्तों प्राचीन पुस्तकें उनके लेखक आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो क्रम से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा। अब एक तरफ दोस्तों जितनी भी महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें हैं उनके नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लेखक के नाम दिए गए हैं। बात की जाए पृथ्वीराज रासो की तो इनके लेखक चंदुवरदाई हैं। गीतांजलि हो गया, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गोरा, चारों के साथ ध्यान रखेंगे। इनके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 49 डेज के लेखक अमृता प्रीतम है। 10 टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह है। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। पल्लव के लेखक दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत हैं। कुरुक्षेत्र हो गया और उर्वशी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनके लेखक दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों अनहैप्पी इंडिया, जिनके लेखक लाला लाजपत राय हैं। भारत भारती, यशोधरा और साकेत, इनके लेखक मैथिली शरणगुप्त हैं। कागज के कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। द कंपनी ऑफ बी मैन के लेखक खुशवंत सिंह है। प्रेम वाटिका के लेखक रस खान है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पिलनी है। और बुद्ध चरितम के लेखक दोस्तों अश्व घोष हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों कादम्बरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके लेखक बाणभट्ट हैं। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी के लेखक सूरदास जी हैं। हुमायूंनामा की लेखिका गुलवदन बेगम है। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों यामा, जिनके लेखक महादेव वर्मा है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक बी एस नायपाल हैं। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। रास्तरंगिणी के लेखक कल्लड़ है। कुमार संभवम अभिज्ञान शाकुंतला और मेघदूत के लेखक कालिदास जी हैं। मालती माधव के लेखक भवभूतियां, किताबुल हिंद के लेखक दोस्तों अलबरूनी है। दादा कामरेड के लेखक यशपाल हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों चिदम्बरा, जिनके लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। द डार्क रूम, माई डेज और मालकुडी डेज के लेखक आर के नारायण हैं। चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। कामसूत्र के लेखक वास्यायन है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल हैं। इनका एक और नाम है दोस्तों विष्णुगुप्त, ध्यान रखिएगा। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अष्टाध्यायी के लेखक दोस्तों पाणिनि हैं। अच्छे से आप लोग कंप्लीट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों इंडिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा था। इनके लेखक मेगास्थनीज हैं। आइन अकबरी और अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। बीजा के लेखक कबीरदास जी हैं। गोदान और कर्मभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। इंटरनल इंडिया की लेखिका इंदिरा गांधी हैं। कूली के लेखक मुल्क राजानंद हैं। और मृच्छ कटकम के लेखक दोस्तों शूद्रक हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों विंग्स ऑफ फायर, जो कि एक जीवनी है। टर्निंग पॉइंट और इंडिया 2020, इनके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। मधुशाला के दोस्तों लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं, ध्यान रखिएगा। और लास्ट दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश, जिनके लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग।
पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।